हिंदी साहित्य का ये मास्टर मदन किसी बड़े ख्याल का आधा आलाप लेकर ही कहीं बेरंग लावारिस लौट गया। तो ये सुषमा जी हैं। आपने बहुत सी बातें कही जिसके बारे में आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट देम। एक तो हम ये जानते हैं कि वो भटकते रहे थे हर जगह, कपड़े थे नहीं, गर्म शेरवानी गर्मियों में पहनकर घूमते थे, अंदर के कपड़े होते नहीं थे, लेकिन बाइबल रखते थे अपने पास। बाइबल रखते थे और कंट्रडिक्शंस उसमें थे काफी उनके जी, और उसमें से सर्मन ऑफ द ऑन द माउंट उनको बहुत पसंद था। ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे वुड इनहेरिट द अर्थ। Blessed are those who are persecuted because of their righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. लेकिन साथ ही में अब वो सिनिक थे कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि वो डायोजनीस को बताएंगे, उन्होंने लिखा है वो डायोजनीस को भी कोट करते थे। उनके फेवरेट कोट्स में डायोजनीस भी है, और ये जेम्स बैरी भी हैं जो पीटर पैन के क्रिएटर हैं। तो अब वो कहीं शायद उनके अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण थी जिसे हम नहीं जानते। बहरहाल प्रोफेसर मंजू मुकुल से अब निवेदन है कि वो इस विषय पर कुछ बोलें। मंजू जी की एक खासियत ये है कि इस किताब के संकलन में, इसके अस्तित्व में आने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मंजू जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच और मित्रों, साहित्य जगत के इतने बड़े स्कॉलर्स के बोल लेने के बाद और अंतिम वक्ता के रूप में अपनी बात को रखते समय एक बहुत ही सुविधाजनक स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई देती है। साहित्य जगत के सारे दिग्गज स्कॉलर्स जिनके लिखे हुए को पढ़ते हुए हमने लिखना सीखा और जिनके व्याख्यानों को सुनते हुए हमने बोलने की समझदारी निर्मित की, उनके आशीर्वाद से और उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए यदि अपनी बात मैं आज ये कह रही हूँ तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दरअसल सुषमा जी से मेरा परिचय कुछ बहुत पुराना नहीं है। 2014-15 के आसपास जब वे दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुवाद पाठ्यक्रम के साथ जुड़ी और उनका आना जाना हुआ, तो उस पाठ्यक्रम के प्रभारी के रूप में मेरी उनसे मुलाकात हुई और ये मुलाकात कब एक स्नेहिल संबंध में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। और इस स्नेहिल संबंध को बहुत सारी अकादमिक चर्चाएं फिर हमारी उसका सिलसिला जो है वो निकल पड़ा। इस बीच उन्होंने अपना एक आर्टिकल मुझे दिया, विश्कंभक की भूमिका में भुवनेश्वर। ये आर्टिकल मैंने पढ़ा और मैं उनके लेखन से बहुत प्रभावित हुई। मीरा कांत जी बैठी हैं, इनका नाटक भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर उसी क्रम में मैं पढ़ती चली गई और आज ये पुस्तक हम सबके हाथों में है, निरवधि भुवनेश्वर। निरवधि, सीमा रहित, सीमा से परे। इस पुस्तक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए शुरुआत करूंगी तो पंक्तियों के साथ कि एक अजीब सा जहर है तेरी यादों में, एक अजीब सा जहर है तेरी यादों में, तमाम उम्र गुजर गई मुझे मरते मरते। भुवनेश्वर पर बात करना और भुवनेश्वर पर केंद्रित इस पुस्तक पर बात करना और उसके बाद इस पुस्तक की लेखिका पर बात करना, तीनों ही बातों के जो नजरिए हैं, जो डायमेंशंस हैं, जो आयाम हैं, इन पंक्तियों के साथ जुड़ते हुए महसूस हो रहे हैं। दरअसल हालांकि बहुत कुछ बातें कह ही दी गई हैं, मैं भुवनेश्वर पर अपनी बात को केंद्रित नहीं करना चाहूंगी। मैं बात केंद्रित करना चाहूंगी इस पुस्तक पर। और हिंदी साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते और हिंदी साहित्य की अध्यापक होने के नाते
भुवनेश्वर को पढ़ा मैंने जब मैं कुछ बीए ऑनर्स हिंदी सेकेंड ईयर की विद्यार्थी थी। हमारे सिलेबस में थे भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर ये कुछ बात 1991-92 की थी। और तांबे के कीड़े पढ़ा एक विद्यार्थी के रूप में, और सौभाग्य से एक अध्यापक के रूप में इस एकांकी को पढ़ाया भी। भुवनेश्वर को पढ़ने पढ़ाने का जो अनुभव है और इस पुस्तक को जो पढ़ने का अनुभव है, दोनों में तालमेल यदि मैं बिठाऊं तो दरअसल कुछ सवाल उठते हैं। इस पुस्तक में जिस बात को बिल्कुल एकदम समानांतर लेकर चली है लेखिका कि लेखक का अपना निजी जीवन और साहित्य, क्या दोनों समानांतर चलती हुई चीजें हैं? दरअसल साहित्य में जब हम सेल्फ की बात करने लगते हैं, स्वत्व की बात करने लगते हैं, तो ये बात एक मनोवैज्ञानिक रूप अख्तियार करने लग जाती है। भुवनेश्वर का निजी जीवन एक तरफ और भुवनेश्वर का लेखन ठीक दूसरी तरफ। भुवनेश्वर का निजी जीवन जिसका बहुत विस्तार में उल्लेख इस पुस्तक में है, पर साथ ही साथ यदि मैं ध्यान दिलाना चाहूं उन पंक्तियों की तरफ भी जिसे इस पुस्तक में रेखांकित किया जाना चाहिए, उनके एकांकी तांबे के कीड़े का जब मंचन होता है तो मंचन के बाद दर्शकों पर जो असर निर्मित हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और वो जो प्रभाव है वो इस लेखक की रचना प्रक्रिया से बहुत गहरे जुड़ता है। इस एकांकी में एक संवाद आता है कि लगता है इस नाटक का लेखक न्यूरोटिक है, और जो हमारी रुचि में अटता नहीं है, जो हमें बेहतर नहीं लगता, जो हमारी बातचीत के साथ जुड़ता नहीं है, जो हमारे सामान्य व्यवहार के साथ जुड़ता नहीं है, जो हमारे सामान्य जीवन के अनुभवों के साथ जुड़ता नहीं है, उसे हम न्यूरोटिक मान लेते हैं। दरअसल एक बिखराव लेखक की जिंदगी में और उतना ही गहरा कंट्रोल इस नाटक के, इस एकांकी के प्रभाव पर। जैसे ही विसंगत स्थितियां, इन विसंगत स्थितियों में इन्हें हम तर्कहीन नहीं कह सकते, इन्हें हम तर्कातीत कह सकते हैं, ये तर्क से परे हो सकती हैं, लेकिन उनके भीतर जो निर्मित हो रहा है, ये देखने की बात है कि लेखक का नियंत्रण रचना प्रक्रिया के साथ साथ उस पाठक की मनःस्थिति पर भी है और दर्शक की मनःस्थिति पर भी मौजूद है। इस नाटक के मंचन के बाद दर्शकों के चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयां, अनर्गल संवादों के बाद उनके भीतर का जो विरक्ति बोध है, जो एक अनमयस्कता है, एक अनमनापन है, जो एक अजीब सी विरक्ति उनके भीतर निर्मित होती है, गौर करने की बात है कि लेखक का नियंत्रण उस प्रभाव तक मौजूद है। तो ऐसे लेखक को हम एक न्यूरोटिक लेखक नहीं कह सकते। विसंगति की निर्मिति साहित्य में एक बहुत मजबूत स्थिति है, और उस मजबूत स्थिति को तांबे के कीड़े पढ़ने का जो मेरा अनुभव है, मुझे उसको पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते अक्सर याद आते रहे शमशेर की पंक्तियां हैं, उनकी बहुत अस्तित्ववाद को लेकर, सरियलिज्म को लेकर एक कविता बहुत चर्चा में रहती है, सींग और नाखून। 1942 के आसपास एक कविता आती है, सींग और नाखून लोहे के बख्तर कंधों पर, सीने में सुराख हड्डी का,
आंखों में घास काय की नमी, एक मुर्दा हाथ पांव पर टिका, उल्टी कलम थामे, जड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पत्थर। ये कविता जिस प्रभाव को निर्मित कर रही है, ये नाटक भी, ये एकांकी भी, भुवनेश्वर का लेखन भी उस प्रभाव को निर्मित करता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए यदि उलझाव किसी स्थिति में मौजूद है, तो उस उलझाव में एक तर्क ढूंढ लेना आवश्यक है। भुवनेश्वर का बिखराव से भरा हुआ जीवन और उसके ठीक समानांतर एक बहुत ही सूझबूझ के साथ लिखा हुआ एकांकी, उस दौर में, जिस दौर में बहुत विस्तार से उस दौर की चर्चा इस पुस्तक में की गई है, तो ये जो सेल्फ है, ये जो स्वत्व है, इस स्वत्व के भीतर बहुत कुछ ऐसा मौजूद है। खास तौर पे यदि मैं ध्यान दिलाना चाहूं, क्योंकि आज हम जिस दौर में हैं, ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, और इस दौर में अपना बेस्ट सेल्फ हर कोई सोशल मीडिया पर रेखांकित करना चाहता है। अपनी जो इमेज निर्मित करता है वो बेस्ट होनी चाहिए। ऐसे दौर में जब भुवनेश्वर पर चर्चा होगी, तो ये पुस्तक कुछ ऐसे विचार बिंदु जरूर छोड़ रही है, जिन बिंदुओं से गुजरते हुए भुवनेश्वर पर नए सिरे से बात किए जाने की आवश्यकता है। आज 2023 में जब हम इस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं, तो 2023 के साहित्य संसार और साहित्य विमर्शों के आईने में भुवनेश्वर पर बात करनी होगी। ये दौर हाशिए के विमर्शों को केंद्र में लाने का दौर है। ये दौर साहित्य के मुख्य मंच से हाशिए पर धकेले गए रचनाकारों पर चर्चा करने का दौर है, और इस नाते ये पुस्तक बहुत सार्थक है। एक ऐसा संवाद जो रचनाकार और पाठक के बीच में कुछ विचार बिंदु निर्मित करने का प्रयास करता है। इस पुस्तक में एक और बात उभर कर आती है, इसमें से कौन जाएगा? ये चले जाएंगे? भुवनेश्वर के क्राफ्ट को लेकर। भुवनेश्वर का क्राफ्ट, जिसे बहुत खूबसूरती से रेखांकित किया गया, स्वगत बनाम संवाद। इसमें एक आलेख है, स्वगत बनाम संवाद। दरअसल ये जो स्वगत संलाप की स्थिति है, स्वगत संलाप की यह स्थिति साहित्य में अनेक आयामों के माध्यम से निर्मित होती है। यह स्वगत संलाप रचनाकार की अपने आप से बातचीत भी है। यह स्वगत संलाप रचना में निर्मित चरित्रों की एक मौजूदगी भी है, और उन चरित्रों के माध्यम से जो प्रभाव निर्मित हो रहा है, यह स्वगत संलाप वहां तक मौजूद है। और हर स्थिति में लेखक अपनी रचना के बीचों बीच कई बार खड़ा हुआ मिलता है। तो लेखक का जो मूल विचार है, और जब मैं ये बात कह रही हूं कि लेखक का विचार, तो हमारी बात और हमारी चर्चा के केंद्र में केवल भुवनेश्वर न हो, इस पुस्तक की लेखिका भी हो। उनका जो आत्म मंथन है, वे भुवनेश्वर की एक सजग और सतर्क पाठक के रूप में अपने अनुभवों को इस पुस्तक में सिर्फ लिख नहीं रही, ऐसा लगता है अपने अनुभवों को निचोड़ रही हैं, और ये लंबे समय तक धीरे धीरे हासिल किए हुए अनुभव महसूस होते हैं। इस पुस्तक में वे कई डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। एक और भुवनेश्वर और निराला के बीच मौजूद
माधुरी संवाद विवाद है, जिस पर काफी विस्तार से चर्चा भी हुई। लेकिन उस बात पर बात करते समय हमें जरूर ध्यान रखना होगा कि अब भुवनेश्वर का साहित्य और निराला का साहित्य उससे बहुत आगे निकल गया है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ भुवनेश्वर के साथ खड़े हुए प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं। फिर ठीक 3 रचनाकार गिरजा कुमार माथुर, शमशेर, रघुवीर सहाय भुवनेश्वर के समानांतर चलते हुए दिखाई देते हैं। और फिर उसके बाद दूधनाथ सिंह, अमृत राय, श्रीपत राय, रामेश्वर शुक्ल अंचल और अनेक। तो ये जो अनेक डॉट्स इस पुस्तक में उभरते हैं, उससे अनेक शोध बिंदु इस पुस्तक में निर्मित होते हुए दिखाई देते हैं। तुलनात्मक, यदि हम बाइनरी की बात करें, बात को थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, भुवनेश्वर बनाम मंटो और भुवनेश्वर बनाम मार्केज की बात इस पुस्तक में उभरती है। एक और ब्लैक बोर्ड पर उभरती हुई सफेद लकीरें, तो दूसरी ओर श्वेत पट्ट की एक आदर्शवादी रूप पर उभरते हुए काली लकीरों की कालिमा। तो ये शोध के बिंदु हैं जो इस पुस्तक से उभरते हुए। इसके साथ साथ अनेक और चर्चाएं इस पुस्तक से निकल कर आती हैं, जिसे मुझको लगता है कि भविष्य में जो शोधार्थी हैं वे लाभान्वित होंगे और अपनी बात को अंत तक लाते हुए पुनः 2 पंक्तियों के साथ इस पुस्तक को पढ़ने के अपने अनुभव को शेयर करूंगी कि उनको पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, उनको पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, जो किताबों की किया करते हैं बातें अक्सर। हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चराग, जिन हवाओं ने उलट दी हैं बिसातें अक्सर। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरती से ये जो पूरा सेशन है उसको अपनी बात में समेट लिया है, उसके लिए धन्यवाद।